बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथी रसगुल्ले खाकर अभी फारिग ही हुए थे कि मेरा असली नाम लेकर किसी ने पुकारा। मैंने पहले तो अनसुनी कर दी, लेकिन जब किसी के हाथ मेरे कंधे पर पड़े तो मैंने पलट कर देखा तो मुझे फौरन याद आ गया कि यह बंगाली राय नामी हिंदू मेरी तरबेला में मुलाजमत के दौरान वहाँ अकाउंटेंट था और मजदूरों, खासकर पाकिस्तानी मुलाजमीन की तनख्वाहों में बिला वजह काट छांट करता था और ओवर टाइम के पैसे कोई ना कोई उज़र बनाकर काट लेता था। हर तरह की शरीफाना हरकतों के बावजूद जब ये अपनी हरकतों से बाज ना आया था तो एक रोज़ कंपनी मुलाजमीन ने उसको घर जाते हुए रास्ते में पकड़ लिया और खूब धुलाई की। मैं भी मौका पर मौजूद था और मेरे इशारे पर गार्ड ने भी उसे छुड़ाने की कोशिश ना की थी। दूसरे रोज़ ये मामला रिटायर्ड ब्रिगेडियर जफर, जो कि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर और पर्सनल मैनेजर थे, उनके सामने पेश हुआ। तो मैंने और गार्ड ने उस वाक़या से बिल्कुल अपनी नाइल्मी बताई और कोई गवाह ना होने के बायस उसे पीटने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो सकी। तब से राय नामी हिंदू मेरे खिलाफ हो गया था, लेकिन अपने बोगस का उसने कभी बरमला इजहार ना किया था। सकूते ढाका के बाद कंपनी ने उसके लिए खसूसी सिक्योरिटी इंतजाम करके उसे बांग्लादेश भिजवा दिया था और अब उसी राय ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे अपनी जानब मुतवज्जे किया था और छूटते ही बोला, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं वही राय हूँ जिसे तरबेला में मजदूरों से तुमने पिटवाया था और गवाही देते वक्त सारे वाक़े से मुकर गए थे। ये बताओ, चिटागांग में कैसे आए हो और कहाँ ठहरे हो? उसके लबो लहजे और गुफ्तगू से मुझे बखूबी अंदाज़ा हो गया कि मुझे यहाँ देखकर उसके इंतकामी जज्बात फिर से भड़क उठे हैं और यकीनन ये हमारे लिए मुश्किलात पैदा करेगा। मैंने उससे कहा कि बेहतर है कि हम दुकान से बाहर जाकर बातें करें। गवाही देते वक्त मैं मजबूर था और मुझ पर ऊपर से भी दबाव था। मैं तुम्हें सारी बात बताकर तुम्हारी गलत फहमी दूर करने की कोशिश करूंगा। कैसर मेरे साथ बैठा हमारी गुफ्तगू सुन रहा था। मैंने राय को मुहातब करते हुए और कैसर को समझाते हुए कहा कि मैं यहाँ अकेला ही आया हूँ और हम रेलवे स्टेशन की तरफ चलते हुए बातें करेंगे। ये कहता हुआ मैं उठ खड़ा हुआ और राय को साथ लेकर रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ा। अब रात का अंधेरा चाह चुका था। उस दुकान और रेलवे स्टेशन के दरमियान काफ़ी खाली और सुनसान जगहें थी। हम बातें करते हुए सुनसान जगह पर पहुंचे तो मैंने जूते के तस्मे बांधने के बहाने पीछे देखा तो एक गाड़ी जिसकी हेडलाइट्स की बजाय पार्किंग लाइट्स जल रही थी, नहायत आहिस्तगी से हमारे पीछे आ रही थी। मैंने आगे पीछे देखकर कि कोई और गाड़ी या शख्स आगे पीछे तो नहीं आ रहा, उस गाड़ी को हाथ के इशारे से बुलाया। गाड़ी बिल्कुल हमारे करीब आकर रुक गई। कैसर और उसके दो साथी फौरन ही गाड़ी से बाहर निकले और इससे पहले कि राय कुछ भांप सकता, उन तीनों ने उसे उठाकर गाड़ी में डाला। मैंने इस फहानी के उस मिनी बस के ड्राइवर को चौधरी अजीज बिल्डिंग लाली डगी की तरफ चलने को कहा। लाल डगी सियासी जलसों के लिए मशहूर मैदान था। उसके आहर में जाकर ड्राइवर को गाड़ी रोकने को कहा। उस दौरान कैसर और उसके साथियों ने राय के मुंह पर हाथ रखकर उसे बोलने और चीखने से रोका हुआ था। ये तीनों उसे उसी हालत में गाड़ी से बाहर लाए। मेरे इशारे पर नंबर 2 ने अपने एक थाई साथी को कुछ कहा और वो गाड़ी से नीचे उतर गया। यहाँ बिल्कुल अंधेरा था और चंद दरख्त भी थे। मैं सबको इशारों से हदायत दे रहा था। दरख्तों के करीब राय को ले जाया गया और थाई ने खंजर के वार से राय की गर्दन अलग कर दी। मैंने राय की शिनाख्त खत्म करने के लिए उसके कपड़े, जूते, अंगूठियां, घड़ी वगैरह उतरवा दी और उसका सर उसी के कपड़ों में बम अंगूठियां, जूते रख कर अंदर पत्थर रख कर बंधवा कर साथ ले लिया। हम फिर रेलवे की तरफ चले गए और जहां दरिया सड़क के साथ मिलता है वहां दरिया में फेंक कर कॉलोनी वापस आ गए। राय को ख़त्म करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था। अगर मैं उसे ख़त्म ना करता तो वह मुतलका हुकाम को बताकर मुझ समेत मेरे सारे साथियों को गिरफ्तार करवा सकता था। इससे यह गलती हुई कि मुझे बिल्कुल नहत्ता समझकर अपनी हिफाजत और गिरदो पेश से गाफिल हो गया था कि मैं अब उसकी गिरफ्त में हूँ, बच कर कहाँ जा सकता हूँ। राय के कत्ल के अगले दिन सारे चिटागांग में बगैर सर के नंगी लाश मिलने का चर्चा हो गया। लाश किसी हिंदू की है, ये जानने के बाद सारे शहर के हिंदुओं ने हंगामा खड़ा कर दिया और जिली सिविल इंतजामिया और पुलिस स्टेशन के बाहर मुजाहरे शुरू कर दिए। सकूते ढाका के बाद मगरबी पाकिस्तान में मुकीम हिंदुओं की एक बड़ी तादाद चिटागांग में आबाद हो गई थी और इन हिंदुओं के दिलों में मुसलमानों के खिलाफ इतना तासुब था कि किसी गैर बांग्लादेशी मुसलमान को बर्दाश्त करना तो दूर की बात, यह बांग्लादेश और चिटागांग में रहने वाले कदीम मुसलमानों को भी खातर में नहीं लाते थे। सारे कारोबारों पर हिंदुओं का कब्जा था। राय के कत्ल पर चिटागांग में हिंदुओं के मुजाहरों और शोर शराबे की तान 3 बांग्लादेशी और चिटागांग के मुकामी मुसलमानों के कत्ल पर टूटी। हमें इस हंगामा आराई की तमाम खबरें
गेस्ट हाउस के चौकीदार जो कि मुस्लिम था उससे मिल रही थी और उसने शहर के मदहूश हालात के पेश नज़र हमें शहर ना जाने का मशवरा दिया। हालांकि उसे हमारे यहाँ आने के मकसद का बिल्कुल इल्म ना था, पर उसने हमें यह मशवरा इस वहानी खानदान के मेहमान और मुसलमान होने की वजह से दिया था। थाईलैंड के सफ़र से लेकर अब तक हम सब के बाल बहुत बढ़ चुके थे। चौकीदार ही हमारे लिए दो मुसलमान हुजाम लेकर आया जिन्होंने हमारे बाल काटे। चिटागांग में हमारे बहुत से जान पहचान वाले थे, लेकिन हालात के पेश नज़र और अपनी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश के बावजूद मैं उनसे न मिल सका। अपनी सर्विस के दौरान मुझे यहाँ अपने मुसलमान दोस्तों पर भी एतमाद ना था, क्योंकि दोनों हिस्सों के सियासतदानों ने दोनों अतराफ के मुसलमानों के दिलों में एक दूसरे के खिलाफ जहर के बीज ऐसे बो दिए थे जिनके असरात से दोस्ती के पुरखलूस जज्बे मांद पड़ चुके थे। ढाका से वापसी के बाद हमें इस फहानी कॉलोनी में रहते हुए मजीद 8 रोज गुजर गए, तो चिटागांग में उस कंपनी का सरबराह शाम को मेरे पास आया और बताया कि खलना जाने वाला स्टीमर कल बाद दोपहर 3 बजे खलना के लिए रवाना हो जाएगा, इसलिए हम सब तैयार रहें। कल दिन 12 बजे कंपनी का कार्गो ट्रक हमें लेने कॉलोनी पहुंच जाएगा और हमें स्टीमर के गैंगवे पर उतार देगा। स्टीमर पर हमारी रिहाइश का इंतजाम हो चुका है और स्टीमर के कप्तान ने हमें बाहिफाजत खलना पहुंचाने की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। दूसरे रोज मुकर्ररा वक्त पर ट्रक पहुंच गया और हम सब ताराबाजी को मिलकर उनसे सामान लेकर ट्रक में सवार हो गए। उस बंद ट्रक का अकबी कैनवस का पर्दा गिरा दिया गया और 30 मिनट के बाद वह पर्दा उठाया गया और हमें उतरने का कहा गया। हम सब जल्द अज जल्द स्टीमर में सवार हुए। स्टीमर में रखे गए कार्टन के दरमियान गद्दे रखे गए थे और स्टीमर के नीचे वाले हिस्से में बने 5 कैबन भी हमारे लिए मखसूस कर दिए गए थे। मैंने 2 कैबन्स में खवातीन और राजा के लड़के को भेजा, बाकी तीनों कैबन्स में मेरे समेत बाकी साथी चले गए। मैंने स्टीमर पर भी सब की ड्यूटी लगा दी कि मेरे समेत हम सब 4-4 की टोली में मुसल्ला होकर अरशे पर 4-4 घंटे निगरानी करेंगे। तकरीबन 4 बजे स्टीमर ने रवानगी का भोंपो दिया और दरियाए करनाफली से समंदर की तरफ बढ़ने लगा। कैप्टन ने हमें कहा कि जब तक हम खुले समुद्र में ना पहुंच जाएं, खुद को छुपा कर रखें, क्योंकि इसी दरिया में बांग्लादेशी नेवी की गन बोट्स गश्त करती रहती हैं। 2.5 घंटे बाद कैप्टन ने हमें बताया कि हम खुले समुद्र में पहुंच गए हैं और खुले समुद्र में हम सब साहिल से 3 से 7 मील दूर रहकर खलना जाएंगे। मैं रानी के खलना जाने के इसरार के मुतालिक परेशान था और उसकी वजह जानने के दर पे था। मैं रानी के कैबिन में गया और उसके बेटे को अरशे पर खुली हवा खाने और समुद्र का नज़ारा करने के लिए भेज दिया और उसे बताया कि रानी साहबा से अलहदगी में कुछ बात करना चाहता हूँ। लड़का खामोशी से अरशे पर चला गया। मैंने रानी से कहा कि चिटागांग में रिहाइश के दौरान मेरी राजा साहब से फ़ोन पर बात हुई थी। हमारे खलना जाने के प्रोग्राम को उसने सख्ती से रद्द कर दिया था। इधर तुम्हारे खलना जाने की इसरार की वजह नहीं जान सका, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे खुलकर और साफ बताएं कि आप खलना क्यों जाना चाहती हैं। रानी कुछ देर खामोश सर झुकाए फैसला करती रही कि मुझे हकीकत बताए या ना बताए। फिर बोली कि मैंने पहले भी कहा था कि रफ़ीक बड़े असर और रसूख के मालिक हैं और हमारे लिए बैंकॉक जाने के लिए स्टीमर का बंदोबस्त कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि अगर यही वजह है तो मुझे रफ़ीक की किसी भी किस्म की कोई हेल्प नहीं चाहिए। मेरे अपने वसाइल हैं जिनको बरूए कार लाकर हम बैंकॉक पहुंच सकते हैं। लिहाजा मैं कैप्टन को कहता हूँ कि स्टीमर यहाँ से बर्मा की जानब मोड़ दे, वहां पर मैं समुंदर के रास्ते बैंकॉक जा सकता हूँ। जब मैंने ये कहा तो रानी बगैर बल्कि झुकाए मुझे देखती रही और कुछ ना बोली। मैं जाने के लिए उठा तो रानी बोली, प्लीज स्टीमर का रुख ना बदलना, मेरे खलना जाने की एक और वजह भी है। क्या तुम मुझे यकीन दिला सकते हो कि तुम मेरे राज को राज ही रखोगे? रानी की यह बात सुनकर मेरा तजस्सुस बढ़ गया। मैंने दोबारा बैठते हुए कहा कि मेरा वादा सिर्फ इस हद तक है जिससे मुझे और मेरे साथियों को कोई नुकसान ना पहुंचे, और खलना से यकीनन तुम हमारे साथ पाकिस्तान जाओगी, वरना मुझे तुम्हारी लाश ताबूत में बंद करके पाकिस्तान ले जाना होगी। ये मेरा राजा से वादा है। रानी मेरा जवाब सुनकर तजब्जुब में पड़ गई और कुछ ना बोली। तो मैंने कहा कि शाम हो रही है और अंधेरे में स्टीमर का रुख मोड़ना और मंजिल का तयन करना मुश्किल होगा, लिहाजा मैं अभी कैप्टन को बर्मा की तरफ का कह देता हूँ। और मैं दरवाजे की तरफ चल पड़ा कि रानी ने आवाज देकर रोका और बोली कि समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूं। राजा की बेरगबती और बेइतनाई या अपने जज्बात से मगलूब होकर अक्लो हवास खोने से या राजा के दोस्त की दोस्ती के पर्दे में मेरे करीब आकर मुझसे गलती का इर्तिकाब करवाने से, जिसका हमेयाजा 2 जिंदा हस्तियां आज तक भुगत रही हैं और शायद मरते दम तक उन्हें इस अजाब से छुटकारा ना मिले।
رانی اتنی بات کہہ کر خاموش ہو گئی۔ میں واپس پلٹا اور دوسرا بیڈ جو راجا کے بیٹے کا تھا اس پر جا کر بیٹھ گیا اور بولا کہ انسان خطا کا پتلا ہے اور کوئی بھی ایسی غلطی اس دنیا میں نہیں جس کا مداوع نہ ہو۔ باقی رہا مرنے کے بعد سزا جزا کا تعلق، تو دنیا کے تمام مذاہب کے پیروکار اس بات پر متفق ہیں۔ وہ اعلیٰ ترین طاقت جسے مسلمان اللہ کہتے ہیں اپنے بندوں کی غلطیوں کو معاف کرنے والی اور درگزر کرنے والی ذات کا نام ہے۔ آپ کے ابتدائی کلمات سے مجھے آپ کے سنگین حالات کا کچھ تو علم ہو گیا تھا۔ اب اگر آپ کھل کر تفصیل سے ساری بات بتا دیں تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے اس راز کو راز ہی رکھوں گا اور آپ کی مشکلات کو دور کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ قارئین کرام، میں یہ راز اب بھی نہ بتاتا اگر اس کے متعلقہ افراد زندہ ہوتے یا یہ راز چھپا رہ گیا ہوتا۔ اس سے متعلقہ افراد تو بہت پہلے مر کھپ گئے ہیں اور جو زندہ ہیں ان کو بھی شاید علم ہو چکا ہوگا، کیونکہ یہ بہت پہلے اوپن ہو چکا ہے۔ جہاں تک راز والی شخصیت کا تعلق ہے تو وہ آج کل کراچی میں ہے اور اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ ایک بھرپور زندگی گزار رہی ہے۔ میں نے جان بوجھ کر اس کا صحیح نام تحریر نہیں کیا اور اس نے بھی کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ رانی ایک پڑھی لکھی اور حساس عورت تھی۔ اس کے بڑے بیٹے اور چکما کے سردار کو میں نے اس کے سامنے ہی گھٹنے پر گولی مار کر ہمیشہ کے لیے معذور کر دیا تھا۔ رانی نے مجھے اس پر فائر کرنے سے روکنے کی بجائے اس پر تھوکا اور احتجاجاً ایک لفظ بھی نہ کہا، لیکن اس وقت اپنا راز بیان کرتے وقت اس پر نسوانی حیا غالب تھی۔ نگاہیں فرش پر گاڑے اور پاؤں کے انگوٹھے سے لکڑی کے فرش کو کریدتے ہوئے بولی، یہ شرمناک واقعہ 1967 کا ہے۔ راجہ صاحب اپنی ہر مستیوں میں مشغول مہینوں یورپ اور امریکہ میں گزارتے۔ بھٹو صاحب سے ان کی دیرینہ دوستی تھی۔ یحییٰ خان کے مارشل لا لگانے سے پہلے کے رانگا ماٹی سے گئے ہوئے راجہ صاحب 70 کی دہائی میں چند روز کے لیے قبیلے میں آئے اور پھر واپس چلے گئے۔ ان کی رانگا ماٹی سے مسلسل اور برسوں غیر موجودگی کے دوران ان کی ہدایت کے مطابق مجھے ان کے دوستوں کی میزبانی کرنی پڑتی تھی۔ راجہ صاحب کا میرے لیے یہ حکم تھا کہ ان کے دوستوں کی میزبانی میں خود کروں اور ان کو راجہ صاحب کی کمی محسوس نہ ہونے دوں۔ راجہ صاحب کے ایک دوست رفیق الاسلام راجہ صاحب کی غیر موجودگی میں اکثر رانگا ماٹی آنے لگے۔ مہمانوں کی میزبانی میں انہیں شراب بھی پیش کی جاتی تھی۔ راجہ صاحب نے مجھ سے شادی کے بعد مجھے بھی اپنی مے نوشی میں شریک کر لیا تھا۔ میں شراب کی عادی تو نہ تھی، مگر جب راجہ صاحب کی غیر موجودگی میں طبیعت اکتانے لگتی تو کبھی کبھی اکیلے ہی بیٹھ کر پی لیا کرتی تھی۔ رفیق صاحب جب رانگا ماٹی آتے تو اپنے ساتھ سکاچ وسکی کا فل کارٹن ضرور لاتے، کیونکہ راجہ صاحب کے ان سے گہرے مراسم تھے۔ 1967 کی ایک موسم سرما کی شام میں اکیلے ہی پی رہی تھی کہ رفیق صاحب آ گئے۔ میں اس روز اپنی تنہائی کے احساس کو مٹانے کے لیے دوپہر سے ہی پی رہی تھی، لیکن پینے سے یہ احساس دو چند ہو گیا۔ رفیق میری مے نوشی کو بھانپ گئے اور جب خود پینے لگے تو مجھے بھی ساتھ دینے پر مجبور کرنے لگے۔ میں پہلے تو انکار کرتی رہی، مگر پھر پہلے سے پی ہوئی شراب کے نشے اور رفیق کے اصرار کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ ہماری یہ شراب نوشی کی محفل کافی دیر تک جاری رہی۔ شراب کے نشے نے میرے ہوش و حواس بالکل معطل کر دیے تھے۔ میری اسی حالت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رفیق نے خادموں کو واپس بھیج دیا۔ میں اس قدر نشے میں تھی کہ میری سدھ بدھ جاتی رہی۔ صبح جب نشہ اترا تو احساس ہوا کہ رفیق رات بھر میری عزت سے کھیلتا رہا۔ نشے نے رفیق کی حالت بھی غیر کر رکھی تھی۔ صبح جب ہم بیدار ہوئے تو ایک دوسرے سے نظریں ملانے سے کترا رہے تھے۔ رفیق تو اسی وقت واپس چلا گیا، مگر مجھے جاتے ہوئے ایک ایسا تحفہ دے گیا جو 9 ماہ بعد سونیا کی شکل میں میری گود میں آ گیا۔ جب ایک گناہ سرزد ہو جائے تو اسے چھپانے کے لیے مزید گناہوں کی ایک لڑی بنتی جاتی ہے۔ میں نے اپنے حاملہ ہونے کو پہلے تو چھپایا، لیکن جب یہ ممکن نہ رہا تو اپنی ایک خاص خادمہ کو اور قبیلے کی ایک دائی کو مجبوراً رازدار بنانا پڑا۔ میں نے رفیق کو ہاتھ لکھ کر بلایا، کیونکہ اس رات کے بعد اس نے رانگا ماٹی آنا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ میری زچگی کے 15ویں روز رفیق رانگا ماٹی آیا تو میں نے بچی اس کے حوالے کی، کیونکہ رانگا ماٹی میں بچی کا زندہ رہنا ناممکن تھا۔ رفیق بچی کو لے کر کھلنا چلا گیا اور بقول اس کے کہ بچی کی پرورش کے لیے ایک آیا اور ایک گورنس رکھ لی ہے۔ وقتاً فوقتاً وہ مجھے یہاں آ کر بچی کی خیریت سے مطلع کرتا رہتا ہے۔ میں نے زچگی سے فراغت پانے کے بعد دائی کو، جسے میں نے حویلی سے باہر جانے پر پابند کر دیا تھا، اس کو ایک خادم کو رقم دے کر ٹھکانے لگوا دیا۔ راجہ صاحب 70 کے گئے ہوئے پھر کبھی رانگا ماٹی نہیں آئے۔ سکوت ڈھاکہ کے بعد میرا بڑا بیٹا سردار بن گیا۔ اس نے کبھی اس بات کا اظہار تو نہیں کیا تھا، مگر مجھے شک پڑ گیا تھا کہ اس کے کان میں بچی کی پیدائش کی بھنک پڑ چکی ہے۔ کئی بار جب میں نے اسے اس کی بے راہ روی سے روکا تو اس نے آگے سے بڑی حقارت سے مجھے جواب دیا کہ پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو۔ رفیق آج سے 1 برس قبل یہاں آیا تھا
और उसने बताया कि सोनिया को उसने स्कूल में दाखिल करवा दिया है। अब सोनिया तकरीबन 9 बरस की होगी। उसे देखने और मिलने के लिए मैं हर वक्त तड़पती रहती हूँ। अब पाकिस्तान जाते हुए उससे मिलना और अगर मुमकिन हुआ तो उसे पाकिस्तान साथ ले जाना चाहती हूँ, लेकिन खुफिया तौर पर। मेरा छोटा बेटा अभी तक इस वाक़े से लाइल्म है। मैंने तुम्हें अपना राज बता दिया है और अब ये तुम पर मुनहसर है कि तुम मेरे साथ क्या सलूक करते हो। मेरी ये ख्वाहिश है कि सोनिया भी खुफिया तौर पर और मेरे उसके साथ रिश्ते को ना जानते हुए हमारे साथ पाकिस्तान चले और वहां तुम इसको किसी अच्छे बोर्डिंग हाउस स्कूल में दाखिल करवा देना। मेरे पास मेरे ज़ाती जवाहरात हैं जिन्हें बेचकर तुम इसको ज़िंदगी भर की आसाइशें दे सकते हो। रानी ने बात खत्म की और मेरा रद्द अमल देखने के लिए अपना सर उठाया और सवालिया नज़रों से मुझे देखने लगी। अपना सबसे बड़ा राज देकर अब उसके चेहरे पर घबराहट और तनाव कम हो चुका था। मेरा ख्याल था कि अब वो खुद को हल्की फुल्की महसूस कर रही थी। मेरा शुरू जिंदगी से असूल या बेहतर अल्फाज में फितरत है कि कोई इंसान जब मुझे अपनी असल हकीकत बताकर मदद तलब करता है तो मैं उसकी मदद में हर किस्म के खतरात से खेल जाता हूँ। लेकिन अगर कोई इंसान अकड़ता है तो जब तक उसे नीस्तो नाबूद ना कर दूं मुझे चैन नहीं आता। मैंने रानी से वादा किया कि सोनिया यकीनन हमारे साथ पाकिस्तान जाएगी और उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसकी रिहाइश और तालीम का भी आला इंतजाम कर दिया जाएगा और राजा को उसकी भनक भी नहीं पड़ेगी। मैंने रानी से पूछा कि रफीक के लिए उसके दिल में अब भी कोई नरम गोशा है, क्योंकि सोनिया को हमारे साथ भेजते हुए वो पसो पेश ना करे और अपने मकसद के हसूल के लिए शायद उससे हमें सख्ती से पेश आना पड़े। रानी ने कहा कि तुम नरम गोशे की बात करते हो। उसकी जलालत, खुद गर्जी और मेरे हवास मुअत्तल करके जो जुल्म उसने मुझ पर किया उसी के बायस अब तक मैं और मेरी बेटी आग में झुलस रहे हैं। अगर मेरे बस में हो तो मैं उसके जिस्म के बेशुमार टुकड़े करके कुत्तों के आगे डाल दूं। उस भयानक रात के बाद वो जब भी मुझे मिलने आया मैंने दिल पर पत्थर रखकर सिर्फ इसलिए उससे बात करती रही कि मेरी बेटी उसके कब्जे में थी। हर बार वो मेरी बेटी के अखराजात पूरे करने के लिए जवाहरात मुझसे ले जाता रहा, हालांकि वो खुद साहिब हैसियत और असर रसूख वाला है। सोनिया की पहचान के लिए जब मैंने रानी से पूछा तो उसने सूटकेस से निकाल कर मुझे एक तस्वीर दी। ये 8-9 साल बच्ची की तस्वीर थी जो स्कूल की वर्दी पहने हुए थी और उसकी शक्ल माँ से बेहद मिलती थी। सोनिया के दाएं बाजू पर एक पैदाइशी बड़ा स्याह निशान था। इस निशान से आपको सोनिया की शिनाख्त करने में दुश्वारी नहीं होगी। रानी अगरचे मुझे सब कुछ बता चुकी थी मगर अब शर्म की वजह से नजरें नहीं मिला रही थी। मैंने भी उसे इस मुश्किल से निकालने के लिए उठते हुए इस बात की यकीन दहानी करवाई कि अब हम इस मौजू पर तभी बात करेंगे जब सोनिया हमारे साथ होगी। ये कहकर मैं कैबिन से बाहर आ गया।